साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखलाती है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। किसी दूसरे पे हो तो ठीक है, ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपना स्वयं का आत्मविश्वास जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत की गैर संवैधानिक या असंवैधानिक संस्था या पद के ऊपर। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई सिलेबसों में तो इस टॉपिक का नाम भी मिलेगा, लेकिन अगर सिलेबस में ना भी हो तो भी इस टॉपिक में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि हमारे मानव अधिकारों की रक्षा होना बहुत ज़रूरी है और उसकी रक्षा का काम यही करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है साथियों, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलो तो करते हैं आज का टॉपिक शुरू, जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। भारतीय संसद द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया था। 1993 यहीं पे सर्वप्रथम बढ़िया क्वेश्चन बनता है, याद रखना, जो कि ये अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रभावी हुआ था। 28 सितंबर 1993 को ये प्रभावी हुआ था। और याद रखना, इसका संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। यह संपूर्ण भारत पर विस्तारित है। कहने का मतलब इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। अति महत्वपूर्ण है, याद रखना, यह 1993 को प्रभावी हुआ था अधिनियम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बनाया गया था उसी के ऊपर हम चर्चा कर रही हैं। जो कि हम देखते हैं मानव के जो अधिकार है, अगर उनका उल्लंघन हो या हनन हो तो उस समय हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जाकर शिकायत कर सकते हैं। यह उसके प्रति कार्रवाई करेगा। तो ध्यान देना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज हमारा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। चलो तो अब देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना किस तरीके से है। यह एक संवैधानिक या वैधानिक संस्था है। याद रखना, संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके इसका निर्माण किया गया था, गठन या स्थापना की गई थी। इसलिए यह संवैधानिक विधि के द्वारा बनाई गई। वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। ध्यान देना, यह असंवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में प्रावधान नहीं है, लेकिन संवैधानिक है।
जो कि संसद द्वारा विधि अधिनियम बना करके इसकी स्थापना की गई थी। देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 में न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र या रंगनाथ मिश्रा भी कह सकते हो की अध्यक्षता में किया गया और इसने पद या ये मानो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को, तो ध्यान देना 10 अक्टूबर 1993 भी आ सकता है और 12 अक्टूबर 1993 दोनों ही सही है। ध्यान देना इस बात के ऊपर, समझ में तो आ रहा है ना। आज हम क्या पढ़ रही हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसका प्रतीक चिन्ह या लोगो आप देख सकते हो। उसके बाद में देखो इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। ध्यान देना, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली। उसके बाद में आप देखोगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2 बार 2006 और 2019 में संशोधन किया गया है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि 1993 के अधिनियम में अब तक कितनी बार परिवर्तन संशोधन किया गया है, तो याद रखना 2 बार, 2006 और 2019 में ये मानो इसके अंदर संशोधन किया गया। याद रखना साथियों, नोट यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासभा साधारण सभा जनरल असेंबली द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी। ध्यान रखना, UNDHR जिसको कहा जाता है, और इसी आधार पर मानवाधिकारों की रक्षा की बात की गई थी 10 दिसंबर को। इसी कारण इसीलिए 10 दिसंबर को प्रति वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कह दो या विश्व मानवाधिकार दिवस कह दो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है साथियों, नोट कर लेना इसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आगे देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं साथियों, इसे जरूर तैयार कर लेना। तो सर्वप्रथम देखो सदस्य संख्या, एक तो अध्यक्ष तथा 5 सदस्य जो कि वर्तमान में, जिसमें आप देखोगे 5 सदस्यों में एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का है या था, एक न्यायाधीश मुख्य हाई कोर्ट का है या था, और 3 अन्य व्यक्ति कार्य अनुभव जिनको मानव अधिकारों का अच्छा अनुभव हो, विशेषज्ञ हो, और जिनमें एक महिला अनिवार्य, तो 5 सदस्य इस प्रकार से होंगे साथियों, नोट करना अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आप देखोगे प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा बने थे 1993 में। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान अध्यक्ष, लेकिन ध्यान देना HL दत्तू 7वें नंबर के थे, अब नहीं है। 2 दिसंबर 2020 तक इनका कार्यकाल, अब कार्यवाहक हैं। ध्यान देना इस बात पे, जो कि वर्तमान में कार्यवाहक है प्रफुल्ल चंद पंत, जो कि 2021 में इन्हें कार्यवाहक बनाया गया था HL दत्तू के बाद। जबकि सदस्य हैं वर्तमान में ज्योतिका कालेरा और ज्ञानेश्वर मनोहर मूल्य और प्रफुल्ल चंद पंत, और प्रफुल्ल चंद पंत को वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष बना रखा है। अब तक इसके 7 अध्यक्ष हुए हैं और 4 कार्यवाहक, जैसे कि शिवराज पाटिल 2006 में बने थे, GP माथुर 2009 में बने थे, सिरियक जोसेफ
2015 में बने थे और प्रफुल्ल चंद्र पंत 2021 में कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। ये सभी न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस है। ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर सेवानिवृत्त, ध्यान देना, जो कि न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हम कह सकते हैं, न्यायमूर्ति HL दत्तू हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है अब तक इसके 7 ही अध्यक्ष बने हैं। प्रथम याद रखना, और वर्तमान में हाल ही में किसी को बनाया जाता है उसको भी ध्यान में रखना। पहले HL दत्तू थे जो 2 दिसंबर 2020 को रिटायर हो गए। उसके बाद में प्रफुल्ल चंद्र पंत को कार्यवाहक बनाया गया है। ये बात जरूर नोट करना। और ये है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची, तो इससे भी आप तैयार कर सकते हो। अब एक अति महत्वपूर्ण बात है, इसके अतिरिक्त आयोग में 7 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, पदेन सदस्य भी हो सकते हैं। कौन? नंबर 1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इसका पदेन सदस्य होगा। नंबर 2 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, इसके पदेन सदस्य होंगे। नंबर 3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, इसके पदेन सदस्य होंगे। नंबर 4 राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, इसका पदेन सदस्य होगा। नंबर 5 राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी इसके पदेन सदस्य होंगे। नंबर 6 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी इसके पदेन सदस्य होंगे। नंबर 7 विकलांग, जिसे दिव्यांग, मोदी जी ने क्या नाम दिए? दिव्यांग नाम दिए, जिनको व्यक्तियों के लिए मुख्य जो आयुक्त है ना, वो भी इसका पदेन सदस्य होगा। तो ये 7 इसके पदेन सदस्य भी होते हैं साथियों, इन्हें जरूर नोट करना, अति महत्वपूर्ण है। इन आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो पदेन सदस्य होंगे। ये बात नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? पल्ले पड़े को नहीं पड़े, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, उसकी संरचना देख रहे हैं, जो एक गैर संवैधानिक असंवैधानिक संस्था है लेकिन सांविधिक संस्था है। ये जरूर ध्यान देना है साथियों। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखो आगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, किस तरीके से होगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करेगा राष्ट्रपति, जिसमें नंबर 1 प्रधानमंत्री जो उस समिति का अध्यक्ष होगा। नंबर 2 लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होगा। नंबर 3 राज्यसभा के उपसभापति, सदस्य, सभापति नहीं, उपसभापति है सदस्य। नंबर 4 लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य। नंबर 5 राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी सदस्य होगा। नंबर 6 केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, बता दो। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, भारत के वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन है। ठीक है साथियों, तो ये 6 सदस्यों की समिति, और जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। याद रखना, राज्यसभा के उपसभापति इसका सदस्य होगा, समिति का सभापति नहीं होगा उपराष्ट्रपति। ये बताओ उपराष्ट्रपति कैसे बनेगा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति का सदस्य, क्योंकि वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा नागरिक होता है, तीसरा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है साथियों, तो ध्यान देना इस बात पे। कार्यकाल आयोग के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, सेवानिवृत्ति के बाद कार्य नहीं करेंगे। ध्यान देना इस बात के ऊपर। पहले यहाँ पे 5 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में 3 वर्ष कर दिया गया है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये तो आपके समझ में आ गया होगा ना साथियों,
कि जो भी पहले का मतलब क्या होगा, अगर 3 वर्ष पहले तो रिटायर हो जाएगा, अगर 70 वर्ष की आयु उसकी है तो रिटायर हो जाएगा। उसके आदमी हटाना राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श या सलाह पर कदाचार और अक्षमता के कारण सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा और उसके बाद राष्ट्रपति उसे हटाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। सदस्य संख्या, नियुक्ति, कार्यकाल, हटाना। उसके बाद में देखो आगे त्याग पत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्याग पत्र इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र देता है, किसको? राष्ट्रपति को। वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन, तो ध्यान देना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में ज्ञापन के साथ रखवाता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत की जाएगी वह वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रपति को दी है। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है साथियों, आ रही है ना बात समझ में? बता दो कैसी लग रही है अपनी ये क्लासें आपको। उसके बाद देखो, मानवाधिकार आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिशी या सलाहकार का होता है। याद रखना, सिफारिशी कह सकते हो या सलाहकार भी कह सकते हो। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता। नोट करना, दंड देने की शक्ति नहीं है इसके पास, दंड देने का अधिकार नहीं रखता है और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। कोई आर्थिक सहायता या अन्य सहायता नहीं देगा पीड़ित को। ये आयोग की कार्य सीमा में सैन्य एवं अर्ध सैन्य बलों को अलग रखा गया है। सैन्य और अर्ध सैन्य बल इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे। ये बात भी नोट करना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र भी नहीं है। विशेष कोई संस्था, अन्य कोई भी ये मानो तंत्र नहीं है। आयोग उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती है। 1 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा, लेकिन 1 वर्ष से पुराने मामलों को सरकार की सहमति से सुनवाई कर सकता है। ये बात भी नोट करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां तथा इसका चरित्र भी न्यायिक है, न्यायिक कार्य करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या हैं। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे तो आपको याद रखना है, सदस्य संख्या, नियुक्ति, कार्यकाल, हटाना, उसके बाद में त्याग पत्र, वार्षिक प्रतिवेदन, ये बातें तो जरूर तैयार करनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हम पढ़ रही हैं, समझ में तो आ रहा है ना साथियों और प्यारे विद्यार्थियों? कैसी लग रही है आजकल हमारी क्लासें आपको? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य, नंबर 1, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को सुनना इसका पहला और महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 2, मानवाधिकारों के उल्लंघन का आज से ऐसे आपराधिक कृत्य हैं जिसमें किसी को प्रताड़ित करना, हत्या करना, बलात्कार करना सम्मिलित है। याद रखना, मानवाधिकारों के उल्लंघन का आज से किससे लिया जाएगा? उन आपराधिक कृत्यों से जिसमें किसी को प्रताड़ित किया गया हो, सताया गया हो, अत्याचार किया गया हो, या किसी की हत्या कर दी गई हो, या किसी के साथ बलात्कार कर दिया गया हो आदि शामिल होंगी। नंबर 3, मानवाधिकारों के संबंध में अनुसंधान करना भी इसी का काम है। रिसर्च, खोज करने संबंधी काम भी यही करवाएगा। नंबर 4, मानवाधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करना कि मानवाधिकारों से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जनता तक, लोगों तक, नागरिकों तक पहुंचाना भी इसका काम है। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करने का काम भी यही करता है। नंबर 5, मानवाधिकारों से संबंधित गैर
सरकारी संगठनों को सहायता देना भी इसी का काम है। नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सहायता देना भी इसी का काम है। आगे देखो नंबर 5, ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो कि मानव अधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यक हो। तो प्रचार का कार्य भी यही करता है जो मानव अधिकारों के लिए आवश्यक है। जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, उनके अधिकार बताना। उसके बाद नंबर 7, न्यायालयों से लंबित किसी मानव अधिकारों से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना। अगर न्यायालय में कोई भी मानवाधिकारों से संबंधित मामला लंबित पड़ा है तो उसकी कार्रवाई में हस्तक्षेप भी कर सकता है। नंबर 8, आयोग किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए बुला सकता है तथा कोई भी दस्तावेज मांग सकता है। ये भी इसको अधिकार और पावर दे रखा है। नंबर 9, जेल या कारागृह का निरीक्षण भी कर सकता है कि वहाँ पे कैदियों को क्या सुविधा, किस तरीके के, कोई उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये सभी जांच कर सकता है। नंबर 10, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं नियमों को लागू करवाने हेतु सरकार को अनुशंसा देना भी इसका महत्वपूर्ण काम है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों से संबंधित जागरूकता बढ़ाना। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों से संबंधित जागरूकता बढ़ाना भी इसका काम है। वह किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार भी रखता है। तो ये अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य हैं। इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग टॉपिक बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंत में यही कहूँगा कि सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। साथियों, ये था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसकी टिप्पणी हमने देखी। इसकी संरचना कैसे है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके अंदर कितने सदस्य, उनकी नियुक्ति, उसके बाद में हमने देखा उसके अंदर सदस्य संख्या, उसके बाद में उनका कार्यकाल कितना होता है, उसके बाद में उनका टाया कैसे जाता है, त्यागपत्र किसको देते हैं, और उसके बाद में अति महत्वपूर्ण हमने देखा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, जिंदगी में सदा हंसते रहो। हंसना जिंदगी की ज़रूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। साथियों, इसी के साथ अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।